ये आपकी पहली क्लास है ये? जी सर, मेरी पहली क्लास। तीनों की आपकी पहली क्लास है? सर मेरी भी पहली क्लास है। जी जी। आप लोगों को मैंने कहा था, वीडियो का लिंक भेजा था कि जो उसको देख लें। पहली क्लास में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई थी, जनरल बात हुई थी, कोर्स आउटलाइन के ऊपर बात हुई थी। वो देखी है आप लोगों ने, नहीं देखी? नहीं देखी है आप लोग? चलें जी, आपकी मर्जी है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ है, ये मास्टर्स प्रोग्राम है, इससे पहले कभी नहीं किया गया। ये HEC की तरफ से था। इसकी आउटलाइन मैंने बनाई थी खुद, आप लोगों के साथ शेयर की थी, भेजी थी मैंने कि देखो ये मैंने आउटलाइन बनाई है, अगर आप लोगों की सजेशन है तो मुझे बता देना। मेरे पास तो कोई सजेशन नहीं आई है, तो उसी आउटलाइन पे चलना पड़ेगा। इसका पैटर्न ये है कि 6 क्लासें मैं आपकी लूंगा, उसके बाद आपका मिड टर्म होगा, क्योंकि इस दफा कोविड की वजह से हमारा पिछला सेमेस्टर जो स्प्रिंग वाला वो डिले हुआ है, ये एडमिशन डिले हुए हैं। अब हमें आसानी ये है कि समर में चूंकि ग्रेजुएट स्कूल में कोई प्रोग्राम नहीं होता, ये मुझे आपका खत्म करना है किसी भी सूरत में। देखिए, मई में आपकी ये आज दूसरी क्लास है, पहली तो इंट्रोडक्शन क्लासेस आए हो गई है। बेसिकली 2 क्लासें आपकी मई के अंदर होंगी, 4 आपकी जून में होंगी। जुलाई के फर्स्ट वीक में 6 क्लासेस के बाद मैं आपका मिड टर्म लूंगा, और उसके बाद 6 क्लासें और होंगी, और उसके बाद फाइनल टर्म होगा आप। ठीक है? मिड टर्म 30 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का जो है फाइनल है, और 20 मार्क्स का असाइनमेंट है, जो कि मैं आपको टॉपिक्स दूंगा जिसमें आप सिलेक्ट कर लें। हर आदमी ने प्रेजेंटेशन करनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। आप जो टॉपिक्स में बनाऊंगा उसमें से आप अपनी मर्जी के चूज कर लीजिएगा, जिसके ऊपर आपने बना के करनी है। तो और वो प्रेजेंटेशन के मार्क्स जो है 20 होंगे, जिसमें से 5 नंबर मेरे हाथ में होंगे, 15 नंबर जो है आपके पीयर्स जो हैं, यानी आपके साथी आपको इवेलुएट करेंगे जब आपने प्रेजेंटेशन की है, कि आपके 15 में से कितने नंबर बनते हैं, कि आपको कितने बनने। सॉरी, 10 नंबर वो देंगे, 5 मैं दूंगा, और 5 होंगे आपकी अटेंडेंस प्लस क्लास पढ़ना। इस तरीके से 20 नंबर में से वहां से आपके नंबर आएंगे। जैसे जैसे आपके होते जाएंगे मैं टाइमली आपको कम्युनिकेट करता रहूंगा। तीसरी बात जो थी इम्पोर्टेंट, वो ये थी कि आप लोगों को सबको फीस जो है टाइम के ऊपर जमा करानी है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने आप में से करा दी, कितनों ने नहीं कराई है। ठीक है जनाब, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बात ये है कि सस्टेनेबिलिटी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये आगे मैं आपको जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो बता दूंगा, लेकिन जनरली सर। वालेकुम सलाम भाई, तुम लोग टाइम पे क्यों नहीं आते हो इतना कहने के बावजूद? सर बस 2 मिनट लेट हो गया, सॉरी सर। 2 मिनट नहीं हो गए, 4 मिनट लेट हो गए हो तुम। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी हम कहते किसे हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम क्या है, ये कहाँ से निकलते हैं अल्फाज? बात ये है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई दुनिया के अंदर 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में, उस वक्त दुनिया में या उस वक्त जो लोग मौजूद थे उन्होंने रिसोर्सेस को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी भी चीज को जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा, कल को कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो दुनिया ने जो सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन बनाई है, वो ये कहते हैं कि जी अगर आपके पास आपके मुल्क में आपके खत्ते में कोई भी अगर रिसोर्सेज हैं, तो आप उनको इस तरीके से खर्च करें कि आपकी आने वाली नस्लों के पास वो खाली ना बैठे हुए, उनके पास कुछ हो। अब ये तो एक अलग बात है, जो टॉपिक मैंने आपको देना है वाटर कंजर्वेशन का एक टॉपिक, जो आप में से कोई एक करेगा प्रेजेंटेशन। आज दुनिया का सबसे बड़ा इशू जो आया है वो क्या आ गया है कि आबादी आपकी वहां पहुंच गई है जहाँ के वाटर सस्टेन नहीं करते। वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, कुछ मुल्कों के पास बहुत ज्यादा पानी है, कुछ मुल्कों के पास बिल्कुल पानी नहीं है। कुछ शहर, बसे बताए शहर जो है वो वीरान हो रहे हैं। भाई अपने माइक ऑफ कर दीजिए आप। बसे बताए आपके सामने जोहान्सबर्ग की मिसाल है, साउथ अफ्रीका के शहर के। 3 साल पहले जब वहाँ पानी खत्म हुआ, क्या हुआ, लोग अपने बड़े बड़े बनाए हुए घर छोड़ के वहां से जाने पे मजबूर हो गए। तो वही बात होगी जिस तरह के हमारे यहाँ गांव देहात में होता है कि लोग पैदल चल के, औरतें किलोमीटर्स तक चल के जाते हैं, बच्चे और औरतें, और वहां से पानी लेके आते हैं। पानी ऐसा होता है कि जिसको जानवर भी वही पानी पीते हैं और इंसान भी वही पानी पीते हैं। तो हमने उसको चूंकि प्रॉपरली उसको रिजर्व नहीं किया, प्रिजर्व नहीं किया, कंजर्व नहीं किया, तो उसके नतीजे में ये भुगतने पड़े। आज पाकिस्तान की सूरत है, आज ही मैं पढ़ रहा था कि पूरे मुल्क के अंदर 7 से 8 दिन तक पानी रह गया, क्योंकि जो मेल्टिंग होती है ग्लेशियर की वो जरा स्लो हो रही है, टेम्परेचर अभी लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, स्लो हो रही है, तो आपके पास खाली पड़े।
कोई आपके डैम्स नहीं बने जो बन गए थे मंगला या तरबेला, उसके बाद एक गाजी भरोसा बनाया और कोई नहीं बनाया। पॉलिटिकल इश्यूज हैं, छोटे-छोटे डैम ज़रूर बने हैं लेकिन वो इतना पानी नहीं करते। फिर किशन गंगा डैम जो इंडिया बना रहा था उसके अंदर आप वर्ल्ड बैंक में उसके खिलाफ गए थे, आप तक पानी रोकने के खिलाफ। वो केस सही तरीके से नहीं लड़ा गया, आपके खिलाफ फैसला आ गया। तो अगर आपने आगे सर्वाइव करना है तो किस तरीके से सर्वाइव करना है, पानी को अपने किस तरीके से स्टोर करना है, ये आप में से किसी एक को मैं टॉपिक दूँगा। क्योंकि दुनिया का तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो वाटर सिचुएशन है, क्या है, क्या थी, क्या है, अब क्या होगा? ये इसी की वजह से, पानी की वजह से आपकी एरेबल लैंड कम होती चली जा रही है। आपका दुनिया का सबसे बड़ा आपके पास नहरी पानी का निज़ाम था, उसका क्या असर हो गया है, किस तरीके से हमने उसको बर्बाद कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बुनियादी बात ये होती है कि आपके पास खुदा ने अगर कोई नेमत दी है, तो उसको आप बर्बाद ना करें, कि आपकी आने वाली नस्लों के पास भी कोई चीज़ मौजूद हो, इस तरह आप इस्तेमाल करें कि फ्यूचर जनरेशन जो खालियात में बैठे। इसकी एक बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि 2000 के अंदर हम लोगों ने जो इस तरीके से इस मुल्क में सीएनजी को प्रमोट किया, अ, ये सोचे समझे बगैर कि हमारे क्या आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। हमने पाइप गैस पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क में ये नहीं होता कि घरों के अंदर किसी भी मुल्क की जितनी लोकल प्रोडक्शन है उसका 25% घरों के अंदर जला के हम हवा में उड़ाते हैं। नेचुरल गैस एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएँ। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अगर आप बनाएँगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी जैसे फर्टिलाइज़र का रॉ मटेरियल ये है। उसके बजाय हमने क्या किया कि हमने पूरे मुल्क में 7000 8000 सीएनजी स्टेशन लगा दिए, चंद लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए कि न्यूज़ीलैंड में और इटली के अंदर ये जब लगी सीएनजी, वो सारे वक़्त के साथ-साथ उन्होंने कहा कि भई ये नहीं चल सकते, उन्होंने बंद करने शुरू किए। वहाँ पे कौड़ियों के मोल आपको कंप्रेसर और सब चीज़ें मिल रही थी। कुछ लोगों ने वहाँ से बल्क के अंदर उठा लिए, पाकिस्तान के अंदर सीएनजी स्टेशन की पॉलिसी बनवा के, उन्होंने लाके यहाँ सप्लाई कर दी। नतीजा ये हुआ कि आपकी 2006 तक आप सरप्लस थे गैस के अंदर। आज पोज़ीशन ये है कि आपके सामने है कि एलएनजी के 2-2 टर्मिनल बन चुके हैं। इतना लाने के बावजूद भी आपके विंटर के अंदर आपकी गैस की लोड शेडिंग होती है। जो मुल्क की प्रोडक्शन थी 4 बिलियन क्यूबिक फीट गैस की, वो अब घट के 2 पॉइंट समथिंग के ऊपर आ गई है। नई फ़ील्ड्स आप ला नहीं रहे, नई ड्रिलिंग आप कर नहीं रहे। जब आप ड्रिलिंग नहीं करेंगे, नई फ़ील्ड अगर आपकी ऐड नहीं होंगी, जो फ़ील्ड्स आ रही हैं, उनको नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आज आप एक जगह खड़े हैं कि जहाँ आप डिपेंड सर कर रहे अस्सलाम हैं। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इम्पोर्ट के ऊपर आप डिपेंडेंट हो गए हैं। जब आप इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, तो फिर आप इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड होते हैं। आपके मुल्क का मसला क्या है? मुल्क का मसला ये है कि आपकी जो एक फाइनेंस की इस्तिलाह में कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। सिंपल सी बात है कि आप में से बहुत सारे लोग नौकरी पेशा हैं। आपकी तनख्वाह है मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए और घर के अखराजात अगर 75,000 रुपए हैं, तो आपको 25,000 रुपए कहीं से बंदोबस्त करने पड़ेंगे। वो 25,000 रुपए जो आप लेते हैं, वो 25,000 रुपए आपके ऊपर एक लोन की शक्ल में एक बर्डन बन जाता है और जब ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, तो फिर क्या होगा कि आपको घर की चीज़ें बेच के उस लोन को उतारना पड़ेगा। इसी को अपने मुल्क पे अप्लाई कर लीजिए कि आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं, उनका जो क्वांटम है इन डॉलर टर्म, वो वेरी करता है बिटवीन 43-44 यूएस बिलियन यूएस डॉलर और आप वालेकुम सलाम। आप जो कमाते हैं, वो कमाते किस तरीके से हैं? आप कमाते हैं, आप एक्सपोर्ट करके कमाते हैं। आपकी एक्सपोर्ट उसी जगह पे रुकी हुई है। 24 बिलियन डॉलर की, 25 बिलियन डॉलर की, इससे ज़्यादा नहीं। ये जितने भी होते हैं ना सरमायादार आपको बूस्ट कर रहे होते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमें ये इंसेंटिव दे दो, हमें ये इंसेंटिव दे दो। वो सब के सब ये चोर के बच्चे आपका रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी आप मिसाल इस तरीके से दे दीजिए कि अगर आप एक ब्रांडेड शर्ट जाके खरीदते हैं ना इम्पोर्टेड, तो कम से कम आपको मिलेगी 4,000 5,000 रुपए की, वो भी जो कोई अफोर्ड कर सके ना। क्रिसमस के सीजन की सेल की कोई उठा के ले आया कोई बल्क के अंदर केपी के ज़रिए, तो वो आपको 4-5,000 रुपए की एक मिलेगी। अगर आप उसके पीछे जाके देखें ना, तो उसकी जो वो जो बना रहे हैं ना, एक किसी भी ब्रांड का आप नाम ले लीजिए कि आप मार्क एंड स्पेंसर का नाम लीजिए, किसी और ब्रांड का नाम ले लीजिए, बड़े-बड़े ब्रांड है या पोलो का ब्रांड है और कोई ब्रांड है। जो शर्ट
$100 की बिक रही है, ये $70 की बिक रही है, $50 की बिक रही है, उसकी अगर आप पीछे जाके हिस्ट्री ट्रेस करें ना, तो वो कहाँ बन रही है? वियतनाम में बन रही है, बांग्लादेश में बन रही है। जूते की मिसाल ले लें आप कि नाइकी के जूते जो है सियालकोट के अंदर बन रहे हैं। जब जाके अमेरिका में या किसी और मुल्क में $90 $99 का बिक रहा होता है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है ना, रॉ मटेरियल सब मिला के, वो आके आप $7 $8 $10 $12 इससे ज़्यादा की नहीं पड़ती, लेकिन सब कुछ करके। और उसके नतीजे में क्या होता है कि वो उसको बेच के सारा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं कि जो एक शर्ट जो कि $70 $80 की बिक रही है, उसकी सिलाई उसमें शामिल नहीं है, उसकी डाइंग उसके अंदर शामिल नहीं है, कपड़े का बनाना उसमें प्रोसेस उसमें शामिल नहीं है, वीविंग का प्रोसेस शामिल नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ धागा बेच रहे हैं। तो अब अगर आप सोचें कि अगर आपने ज़रा-सी भी अक्ल हो कि धागे की क्वालिटी इम्प्रूव करके अगर आप कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपके प्रॉफ़िट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे। और अगर आपका कपड़ा इस क्वालिटी का आप बना रहे होंगे मुल्क के अंदर, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको अगर वो ब्रांड वाला अगर उस कपड़े को अप्रूव करके यहाँ पे शर्ट बनेगी, तो कितनी इंडस्ट्री उसके ऊपर लगेगी, कितना उसको फ़ायदा होगा। अब प्रॉब्लम ये है हम लोग तो जहालत के अंदर फँसे हैं ना, पूरा मुल्क जाहिलों के हाथ में हर तरफ जहालत का राज है। $24 बिलियन की आप एक्सपोर्ट करते हैं साल के अंदर, जिसमें से $12 बिलियन की एक्सपोर्ट होती है आपकी यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन ने 2008 के अंदर या 9 के अंदर पाकिस्तान को G+ स्टेटस दिया और G+ स्टेटस देने की एक वजह जो बड़ी थी, वो ये थी कि जी पीपल्स पार्टी के दौर में पाकिस्तान में कोई फांसी नहीं दी। ये आप इसको अच्छा कहें, बुरा कहें, वो नहीं दी गई। उसकी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी की सोच ये थी कि हमारे लीडर को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिनको फांसी दी गई है, तो लिहाज़ा हम इसके खिलाफ हैं। अगर किसी बेगुनाह को एक दफ़ा मौत की सज़ा हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी आप वापस नहीं ला सकते। उस सोच को वो लेके चले, उन्होंने नहीं दी और उन्होंने इस चीज़ को कुछ भी कहें, ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है कि उन्होंने इसको करके और ये स्टेटस दे दिया। आज पोज़ीशन ये है कि मैं इस मज़हबी बहस में नहीं पड़ता कि फ्रांस के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन ये जो हमने मुज़ाहरे किए हैं, जो सब कुछ किया है, ये किसी जाहिल को नहीं पता इस मुल्क के अंदर कि $24 बिलियन में से आपकी $12 बिलियन की एक्सपोर्ट जो होती है यूरोपियन यूनियन को हो रही है और 14 बिलियन की एक्सपोर्ट में से 7 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है आप फ्रांस को कर रहे हैं। तो अगर आपसे ये छिन जाता है या आप जो कम्पीट करने का आपको मौका मिल रहा है बांग्लादेश से, वियतनाम से, श्रीलंका से, उसकी वजह ये है कि आपको टैक्स के अंदर इंसेंटिव जो मिला हुआ है G+ का, वो अगर चला गया तो आपकी ये एक्सपोर्ट भी उड़ जाएगी, आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि आप कर सकें। तो अब ये सोचे समझे बगैर कि हमने जो कुछ किया है, ये जानते हुए भी जैसे कि आज मैं यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहा था, जगह-जगह मैं देख रहा था कि अब फ़लस्तीन का मसला बिल्कुल हर आदमी रोता है बच्चों की मौत के ऊपर, किसको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप उसकी वजह से अपने पहिया जाम कर दें अपने मुल्क के अंदर तो इसका इसराइल को नुकसान क्या हो रहा है मुझे बताइए? हमारे यहाँ कोई ये सोचने के लिए तैयार नहीं होता। पॉलिटिकल एजेंडाज़ को लेके हम चल रहे होते हैं, उसके ऊपर कर रहे होते हैं, नतीजा ये है। तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपकी ना आपके पास जो मिनरल रिसोर्सेज़ हैं, उसके साथ यही हो रहा है। आपने मिनरल जो महँगे तरीन मिनरल्स हैं आपके पास मौजूद हैं। बेराइट एक बेरियम एक मिनरल कहलाता है जो कि रेयर अर्थ मेटल है, उसकी बड़ी यूज़ है, आप नहीं कर रहे होते हो। क्रोमियम एक है मेटल है जो कि स्टेनलेस स्टील बनाने में निकेल क्रोमियम डाला जाता है, जो स्टेनलेस स्टील बनता है। उसके लिए बदकिस्मती ये है कि आप अपने यहाँ स्टेनलेस स्टील जो बनाती हैं फैक्ट्रियाँ, वो उसमें जो क्रोमियम पड़ता है वो तो आप इम्पोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में इतनी क्रोमाइट ओर निकल रही है बलूचिस्तान में प्राइवेट और वो, हम उसको रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो रॉ मटेरियल को आप करते हैं कौड़ियों के मोल, चाइना उसको लेके जाता है, उसको प्रोसेस करके और जितने की रॉ मटेरियल लेता है ना, उससे दुगनी 4 गुनी कीमत के ऊपर आपको क्रोम वही मेटल जो आपको सप्लाई करता है। कभी आज से 70 साल में किसी ने सोचा कि एक बड़ी नहीं तो छोटी फैक्ट्री लगा दें हम कि जहाँ क्रोमाइट ओर को प्रोसेस करके फेरोक्रोम एक अलॉय बनता है, उस अलॉय को आप बनाना शुरू कर दें। कम से कम आप एक्सपोर्ट के काबिल नहीं होंगे तो मुल्क में जो इम्पोर्ट हो रही है वो तो आप कम कर दें। जिस मुल्क के अंदर $2 बिलियन के मोबाइल फ़ोन इम्पोर्ट हो रहे हो ना, तो ये वही बात है ना कि आपके पास खाने को हो ना और आप डांसर्स बुला के उनका नाच करवाएँ और उनके ऊपर आप नोट उड़ाएँ। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग। अपने साथ, अपनी इकोनॉमी के साथ हम एक रेस के अंदर लगे हुए हैं कि
लोगों को मैं देख रहा होता हूँ कि अगर मोबाइल फ़ोन का मॉडल नया आता है, तो वो पिछले को बेच के उसको खरीदने के चक्कर में लग जाते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि जो फीचर इसके अंदर हैं, शायद आप अपनी ज़िंदगी में उसका 30% भी आप फीचर्स को इस्तेमाल ना करें। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, ज़रा मुझे खुद अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बताओ कि जितने मोबाइल फ़ोन आपके पास जो भी हैं, जिस लेवल के भी हैं, उनमें जो फीचर्स हैं, क्या आपको 100% पता है कि मेरा मोबाइल फ़ोन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? द आंसर इज़ नो। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे पास जब से आईफ़ोन आया है, कंपनी ने दिया था हमें आईफ़ोन, उसके बाद से मुझे आदत पड़ गई है, मैं कोई और ब्रांड यूज़ नहीं कर सकता। आईफ़ोन का मॉडल ही मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, पुराना यूज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन पुराने मॉडल में भी जो फीचर्स हैं, मेरे 6 एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ इसके ऊपर, बस। एसएमएस तो अब बिल्कुल ज़ीरो ही हो गया है, मैं उसको तो करता ही नहीं, शॉर्ट मैसेज सर्विस को यूज़ करता ही नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप इतना बढ़ गया है, उसको इस्तेमाल कर लिया, आपने कॉल कर ली, कॉल रिसीव कर ली, ठीक है? ईमेल्स के जो अकाउंट आपके हैं, आपने उसके ऊपर कर लिए, ईमेल देख लिया, फेसबुक देख लिया, ट्विटर देख लिया या लिंक्डइन देख लिया। ये 6 मेरी एप्लीकेशन हैं या अगर किसको गेम का मुझे शौक नहीं, हालाँकि पड़े हुए हैं इसके अंदर। इसके अलावा क्या फीचर इसके अंदर है, मुझे नहीं पता। इसके अंदर स्कैनिंग के क्या फीचर है, मुझे नहीं पता। ठीक है, फ़ोटो खींच ली, कोई डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, उसको खींच ली, उसको कर दिया। हम सोचे-समझे बगैर अगर इंसान अपने देख ले ना, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, उस किताब के अंदर मैंने एक वाक़या पढ़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी उनके इंतकाल के बाद बहुत बीमार हो गए। दूसरे सहाबी उनको देखने के लिए पहुँचे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तबीयत कैसी है? उन्होंने कहा कि बस अब वक़्त पूरा हो गया, अल्लाह के पास जाने का आ गया। तो रोने लगे, बीमार सहाबी थे। तो उन्होंने कहा, "घबराओ मत, अल्लाह अगली मंज़िल आसान करेगा।" उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, मैं इस चीज़ पे परेशान नहीं हूँ, अगली मंज़िल में ये जो मेरे पास सामान है, इसका मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँगा?" तो जो विज़िट करने गए थे साहब जी, उन्होंने उनसे कहा कि तुम किस बात पे रो रहे हो? तुम्हारे पास है क्या? एक चटाई है जिस पे तुम टिक रहे हो, एक मटका है, 2 प्याले हैं, चंद कपड़े हैं तुम्हारे पास। तो तुम इसके ऊपर परेशान हो रहे हो कि तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ, मैं ये समझता हूँ जो मेरे पास कपड़े हैं, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े हैं जो मैंने रखे हैं। अब कभी आप अपने आप को गौर से देखिएगा, आपके पास चाहे 10 शलवार कमीज़ हों, 10 ट्राउज़र हों, 20 शर्टें हों, आप नोट कीजिएगा अगर कभी अपने आप को आप नोट करना शुरू करें, यू विल फाइंड आउट कि उनमें से कुछ कपड़े ऐसे होते हैं साल में आप 1 दफ़ा पहनते हैं या 2 दफ़ा पहनते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं इंसानी फितरत है कि अगर आपने कोई कपड़ा, कोई लिबास, कोई जूता पहना जिसको देख के अगर किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी तो आप समझते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, तो आपका उस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ जाता है और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मिसाल के तौर पे मेरे पास 12 शर्टें हैं, ठीक है ना? अब 12 शर्टों में से मैं ये तो नहीं कर सकता कि आज एक पहनी, कल दूसरी पहनी, तीसरी पहनी, इस तरह नहीं होता ना। कभी-कभी ऐसा होता है कि बात को याद करके मुझे कभी वो भी तो एक वार्डरोब के अंदर है, निकालो ज़रा उसको पहना जाए। ये होती है पोज़ीशन अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ हो। अगर हम अपनी ज़रूरियात को कम कर लें ना, मुअत्तली का एक कौल है ना, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो नेमत है ना, वो ख़्वाहिशात का महदूद होना है। जितनी आप ख़्वाहिशात को बढ़ा लोगे, बढ़ती चली जाएँगी, ख़्वाहिशात को कम कर लोगे, ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी आपकी। आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये थी जनाब ये एक इंट्रोडक्टरी मैं आपको बता रहा था कि जो मसाइल आपके हैं ना अच्छा 3 टॉपिक तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप लोग आपस में बात करके फिर मैं आपको ग्रुप के ऊपर लिस्ट दे दूँगा पूरी। एक जिस पे हमने काम करना है ना, वो तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज़ के क्या इश्यू हैं, ठीक है ना? इसके ऊपर आपने किसी भी एक साथी ने जो भी सिलेक्ट करेगा उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना है, करंट प्रॉब्लम क्या है और आगे वे फॉरवर्ड क्या है इसका, एक। दूसरा जो मेरे ज़हन के अंदर टॉपिक है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर प्रोग्रेस जो हुई है एनवायरनमेंट के ऊपर, आर यू सैटिस्फाइड कि जो हमारी अब तक एनवायरनमेंट के ऊपर क्योंकि अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि दुनिया के अंदर जो बात हो रही है कि अगर आप एनवायरनमेंट में सस्टेनेबिलिटी लेके नहीं आएँगे, तो आपकी दुनिया से आपका ताल्लुक भी खत्म होता चला जाएगा। उसके ऊपर एक बात हो रही है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। तीसरे जो मैं सोच रहा हूँ कि एक आध आप सस्टेनेबल एनर्जी का मैं आपको पढ़ाऊँगा भी आगे मेरे 3-4 लेक्चर्स के ऊपर होंगे कि सस्टेनेबल एनर्जी है क्या? कौन-कौन सी टाइप्स हैं उसकी, कैसे उनसे दुनिया कैसे फ़ायदा उठा रही है? जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि आज जर्मनी जो है सस्टेनेबल एनर्जी इतनी बना रहा है
कि वो फॉसिल एनर्जी जीरो कर दी है, उन्होंने टारगेट दे दिया है कि 2025 के बाद कोई डीजल पेट्रोल की गाड़ी उनकी सड़क पे नहीं होगी, सारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का मेरा टॉपिक है, ये मैं आपको मुख्तलिफ दूंगा, तो इसके ऊपर हम बात करें, ठीक है जी। तो आज जो हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, आपका अगर कोई सवाल है तो मुझे बताएं, वरना हम आगे चलते हैं। भाई आप लोग हैं भी है, भाग गए सब? जी जी सर, इधर ही है। जी जी बिल्कुल आप है पढ़ाए सर। सर आगे, सर क्लास कोई में सवाल नहीं है। आगे तुम पढ़ सबसे रहे हैं। आखिर में आए हो एहसन साहब, मुझे पता है। जी सर बिल्कुल है सर। नहीं सर, मैं तो, मेरी बात कर रहे हो सर आप? ये आपकी बात करूं, आपको सबसे पहले होना चाहिए ना। मैं तो सर 7:02 पे आया हूँ हाँ, गालबन। तो तुम्हें तो पहले होना बैठा होना चाहिए था ना। एनीवे, अच्छा देखें, मॉडर्न कोई सोसाइटी मसला नहीं क्या है, है, मॉडर्न माजरत ख्वाह सोसाइटी सर। में हमने कुछ चीजें अपने लिए खुद अजाब बना ली है ना, कि आपका जो वक्त है ना, वो आपका प्रोडक्टिव टाइम की वजह से आपने किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं, मोबाइल हाथ में हर वक्त होता है, चाहे कुछ काम हो ना, उठा के देखना शुरू कर दिया, कोई फेसबुक पे नया क्या आ गया, ये क्या हो गया। इस चीज ने आपकी फिजिकल एक्टिविटीज को भी कम कर दिया। जैसे पिछली दफा जब मैं एचएससी पढ़ा रहा था, तो मैंने यही बताया था कि देखो, ये जो आपने पैदल चलना छोड़ा है ना, हमारी, आप आज से पुरानी जनरेशन को देख लें या गांव देहात में आज भी देख लें कि जो वहाँ बूढ़े हैं, उनकी सेहत शहर के बूढ़ों से कितनी बेहतर होती है। उसकी वजह क्या होती है कि सिर्फ और सिर्फ ये कि एक तो उनका हेल्दी लाइफ स्टाइल इस तरीके से कि उन गरीबों के पास जो कुछ खाने के लिए अगर कम भी है, लेकिन जो है वो हेल्दी है। मतलब सब्जियां वो ज्यादा खाते हैं, गोश्त का कम इस्तेमाल करते हैं, पैदल ज्यादा चलते हैं, तो वो उनकी सेहत बहुत बेहतर होती है। आपने पूरी दुनिया के वसाइल को इस्तेमाल करके अपने कर ली हैं। जैसे पिछली दफा मैंने बात की थी कि अगर पॉल्यूशन का अगर हम लोड निकालें ना, तो आप देखेंगे कि अमेरिका के एक पर पर्सन जो लोड है ना, वो शायद अफ्रीका वाले को अगर देखेंगे ना, तो अफ्रीका वाले का उसका जो है 1% या 2% ही होगा बेचारे का, उसका जो पॉल्यूशन जो कर रहा है, कार्बन का जो लोड डाल रहा है। तो ये चीजें चल रही होती हैं। हमने मॉडर्न सोसाइटी ने हमारे रिसोर्सेज के ऊपर दबाव डाला। इसकी एक मिसाल है कि वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, कि अगर आप जग में पानी लेके वजू कर लें, या आप टैप वाटर खोल के वजू कर लें, और आप पढ़े लिखे लोग हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना फर्क आता है इस चीज से, कि अगर आप वजू एक जग में पानी लेके करें या उससे करें, तो आप देखेंगे कि पता चलेगा कि आपने 4 या 5 जग पानी बहा दिया गटर के अंदर, सिर्फ वजू करने के लिए। ये अच्छा, कुछ नेशनल हैबिट्स हो जाती हैं। अगर आप देखें, और ये इस पे कोई नाराज ना हो, अगर आप देखें, मैं अक्सर नोट करता हूँ मस्जिद के अंदर वुजू करते हुए लोग बातें कर रहे होते हैं, नलका खुला हुआ होता है, और वो आपस में बातें कर रहे होते, पानी बह रहा होता है, उनको एहसास भी नहीं होता कि पानी बह रहा है। तो अब जो अच्छी अमीर मसाजिद हैं, उन्होंने उसके ऊपर वो ऑटोमेटिक टैप लगा दिए, 10 सेकंड के बाद वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो वो तो हो जाए, लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं होता ना कि ऐसा हो। ये इसी तरीके से बिजली का है कि हम अनेसरी घरों के अंदर मैंने इनको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 2010 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान में अगर दिन में फर्ज करें 10 से 15 हज़ार मेगावाट बिजली का इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें से 200 मेगावाट बिजली मोबाइल चार्जिंग में जा रही है, या इसी तरह की जो आपकी डिवाइसेज हैं, आईपैड हो गया, ये उनकी चार्जिंग के अंदर जा रही है। अब ये वक्त के साथ नेचुरली ये बढ़ गई होगी क्वांटिटी। क्या सबब होता है? सिर्फ इसलिए कि आपने अपने मोबाइल चार्जर को लगा के ऑन छोड़ा हुआ है। जब मोबाइल चार्ज हुआ ना, उसका एंड आपने लगाया मोबाइल में, और बाकी वजह आप निकाल के छोड़ देते हैं ना, वो चार्जर बिजली कंज्यूम कर रहा है। अगर आप प्लग निकाल दें उसका, तो बिजली की कंजम्पशन बंद हो जाएगी। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अगर इंसान कर ले तो बहुत बेहतरी आ सकती है। तो मॉडर्न सोसाइटी ने हम पे इतना दबाव डाल दिया है कि हम वो काम कर रहे हैं जो कि हमें नॉर्मली नहीं करने चाहिए, या हमारी हैबिट्स ऐसी बन गई हैं कि हमने उसको एक तरीके से अपने कर लिया है। अब अगर इस पिक्चर को आप देखें, तो ये आपको बताएगी, इसे देखते ही आपके ज़हन में क्या आ रहा है कि आप गाड़ी के बगैर आधा किलोमीटर भी चलना पसंद नहीं करते। हकीकत है या नहीं है? बिजली अगर जल रही है तो उसको बंद करना पसंद नहीं करते। आपका हर वक़्त जो है मोबाइल के साथ आपका ताल्लुक होता है। आप रीप्रोसेस करने के लिए तैयार नहीं होते चीज़ों को, उसके ऊपर आपका नहीं है। जो
वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं, उस वेस्ट को प्रॉपर अगर यूज किया जाए तो आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया इस पे बहुत आगे जा रही है। पाकिस्तान के अंदर तो हर चीज़ के अंदर एक माफिया होती है ना, यहाँ पे एक वेस्ट की भी माफिया है। एक लड़का है जिसको मैं जानता हूँ, बाहर से पढ़ के आया है, वो बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है, अपनी कंपनी बनाई है उसने, गार्बेज कैन के नाम से। वो यही कहता है कि भाई सेफ डिस्पोज़ल करो, मुझे दो, मैं इसको रिप्रोसेस करके आपको बना दूँगा। मिसाल के तौर पे ये जो जिन डब्बों में लुब्रिकेंट बिकता है, इन डब्बों को अगर आप यानी हमारे यहाँ क्या होता है कि शेल का लुब्रिकेंट है, पीएसओ का लुब्रिकेंट है, वो डब्बा जिस गैराज से आपने चेंज कराया है, वो उसको स्क्रैप नहीं करता, वो उसको बेच देता है जाली जाली लुब्रिकेंट बनाने वाले को, जो गोरंगी टाउन में या कोरंगी में कहीं बैठा हुआ है। वो उसको ले जाता है, डब्बे को साफ-सुथरा करके लेबल लगा के, उसमें जाली लुब्रिकेंट भर के और आपको भेज देता है वो। अगर ये मैंडेटरी हो जाए कि कस्टमर जो है, आप अगर ऑयल चेंज करवाने गए हैं, तो उस डब्बे को अगर आप उसको उससे एक स्क्रू ड्राइवर लेके उसके अंदर अगर आप मार दें, तो फिर वो स्क्रैप होगा। इस डब्बे को स्क्रैप करके आप जो दोबारा डब्बा बनता है ना, उसमें ये 10% तक वेस्ट जा सकता है। वो बच्चा ये लेके आया, उसके पीछे लोग लग गए, ये जो माफिया है, ये जो गार्बेज कलेक्टर माफिया है, वो उसके पीछे मिल गया, एक दफ़ा उस पे हमला भी हो गया उसके ऊपर। तो हमारी तो ये है ना कि अगर आपको साइंटिफिक अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक अमेरिका की साइंटिस्ट है, उसने वेस्ट से धागा बनाने का प्रोसेस मतलब लैब स्केल पे कर लिया। यानी ये आपकी पानी की बोतलें जो होती हैं, नेस्ले की, इस तरह की उन्होंने उसने बोतलों को जमा किया और जमा करके मतलब कॉम्पैक्ट किया, उनको कॉम्पैक्ट करके ना क्रश किया, क्रश करके उसको फाइन दाना बनाया, फाइन दाने को प्रोसेस करके उसने जो वीविंग का प्रोसेस होता है ना, धागे बना लिए। उस धागे को उसने किसी मतलब फैक्ट्री वाले से बात करके उसने कहा कॉटन के साथ इसको मिक्स करके उसने टी-शर्टें उसकी बनवाई और अपनी कंपनी का नाम लिख के उसने पूरे में दी कि देखो जी इसके अंदर 30% जो है जो रॉ मटेरियल इस शर्ट के बनाने में इस्तेमाल हुआ है, उसमें रिसाइक्ल्ड वेस्ट है, मिनरल वाटर बॉटल। तो अगर करना चाहे तो इंसान बहुत कुछ है और अगर नहीं करना चाहे तो सबकी तरह हम भी हाथ पे हाथ रख के बैठ के हम यही कह सकते हैं हाँ, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, कोई मसला नहीं है, सब सब अच्छा वाली बात हम कर सकते हैं। तो ये सूरत-ए-हाल है। अच्छा, अब आ जाइए सस्टेनेबिलिटी की डेफिनिशन है क्या? अब दुनिया में तो एक ग्रीन का वर्ड है, आप पाकिस्तान के एनवायरमेंटल मिनिस्टर को देख लें, वो कहती है कि जी इमरान खान है तो पाकिस्तान के अंदर बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं, तो ये हो रहा है। मतलब इस तरह के बेवकूफ़ लोग आपको मिलेंगे ना कि जो लेकिन हकीकत ये है कि ये तो वक़्त ने साबित किया है ना कि अल्लाह का निज़ाम जो है ना, वो अल्लाह का निज़ाम है। उसके जो लड़ने वाला होता है ना, वो मारा जाता है। नेचर से ही आप उसको जो खुदा में यकीन नहीं रखते, क्योंकि खुदा को मानने वाले जो हैं इस दुनिया के अंदर कम है, खुदा को ना मानने वाले दुनिया के अंदर ज़्यादा हैं। अगर आप 7.5 बिलियन आबादी का एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में 4 आपको अल्लाह ने ऑर्गनाइज़्ड मज़हब दिए हैं, ठीक है? और बाकी जो हैं अनऑर्गनाइज़्ड मज़हब हैं। मिसाल के तौर पे कि 4 इलामी किताबें अल्लाह ताला ने उतारी हैं ना, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कलाम पाक को उतारा है अल्लाह ने। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं, ज़बूर के फॉलोवर तो अ, वैसे तो यहूदी उसको ओन करते हैं, लेकिन उसके कोई इतने हमें मिलते नहीं हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर या न्यू टेस्टामेंट के अंदर कुछ उसका ज़िक्र मिलता है। उसका कोई नुस्ख़ा जहाँ तक मेरी मालूमात है इस वक़्त मौजूद नहीं है। जिसको हम कह चुके हैं कि एक्चुअल ज़बूर ये है। तो ये खुदा का हम पे करम है कि हमारी किताब जो महफ़ूज़ है किसी भी तरह की डायल्यूशन से जिस जिस फ़ॉर्म में खुदा ने इसको उतारा था नबी के ऊपर, आज भी मैं और आप उसको उसी तरीके से पढ़ते हैं जिस तरीके से अल्लाह ताला ने उतारा था या हमसे पहले हमारे वालिदैन ने या उनके वालिदैन ने या 70-80 जनरेशन पहले सहाबाए कराम ने उसको पढ़ा, हमने भी उसको उस तरीके से पढ़ा, वो चीज़ महफ़ूज़ है। लेकिन बाकी हर चीज़ में डायल्यूशन हो जाती है। अल्लाह का निज़ाम ये है कि किसी भी चीज़ के साथ अगर तुम ज़्यादती करोगे ना, तो वो पलट के आती है तुम्हारे ऊपर। मिसाल के तौर पे दरख़्त अगर खुदा ने बनाए तो आपको एक ये तो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि क्लोरोफिल होता है दरख्तों के अंदर, ग्रीन क्यों होते हैं कि जी क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है कि जी सूरज की रोशनी के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्ज़ॉर्ब करता है कार्बन उसको कन्वर्ट कर देता है, कार्बन को अलग कर देता है, ऑक्सीजन को अलग। अच्छा वो कार्बन कहाँ जाती है? ये वो कार्बन 2 फॉर्म के अंदर होती है, कार्बन 12 की फॉर्म में होती है, एक कार्बन जो होती है कार्बन 14 की फॉर्म में होती है, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन कहते हैं वो होती है, ये हमें पता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक कहावत है कि अगर आज दरख्त लगाओगे
उसका सिला तुम्हारी आने वाली नस्लों को मिलेगा, तुम्हें नहीं, उसका फल तुम नहीं खाओगे, उसका फल आने वाली नस्ल। मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल दूँ, हम शिफ्ट हुए हैदराबाद से कराची शिफ्ट हुए, वालिद साहब ने घर खरीदा, उनको एक दिन पता नहीं क्या हुआ, किसी ने उनको जामुने ला के दी, तो जामुन खा के घर के जो सहन में क्यारी थी, उसके अंदर उनको पता नहीं क्या ख्याल है, करने के मैं जामुन लगाता हूँ, जामुन इसमें निकलेगी। तो अल्लाह करना ऐसा हुआ कि उसमें से पौधा निकल आया, पौधा बड़ा हुआ, और मैं आपको हल्फिया बता रहा हूँ कि जब उन्होंने पौधा लगाया तो उनकी ज़िंदगी में भी और उनकी ज़िंदगी के बाद भी कुछ 16 साल उसकी जामुनें आती थी। हम तो नहीं करते थे, होता ये था जामुनें ऊपर से गिर जाती थी, तो वो ये गुज़रने वाले सड़क पे बच्चे होते हैं, जमा करके वो ले जाते थे, खा लेते थे, बेचते थे। मैंने खुद देखा है, फिर एक दफ़ा कराची में आँधी आई तो उसके अंदर वो दरख्त टूट गया था, तो उसने बिजली के तार भी गिरा दी थी। तो ये मैंने अपनी आँखों से देखा है कि उनके हाथ का लगाया हुआ दरख्त जो है, उससे पता नहीं 10-12 साल तक उसके अंदर फल आता है। हम क्या कर रहे हैं कि हम जो चीज़ है, बजाय दरख्त लगाने के दरख्तों को काट रहे हैं। आप में से जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं, नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, आप जाके देख लीजिए पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने जो एफर्ट की है या 5 साल में एफर्ट की है दरख्त लगाने के ऊपर, वो क्या है और लोगों ने काटे कितने हैं। मैं आज से 2-3 साल पहले नॉर्दर्न एरियाज़ गया तो मैंने देखा कि जगह-जगह दरियाए सिंध के किनारे बड़े-बड़े लकड़ी के लॉग्स जो हैं ना, वो पड़े हुए हैं। तो मैंने भी जब एक जगह पहुँचा तो किसी साहब से पूछा जो मेरे जानने वाले थे कि ये दरख्त के क्यों पड़े? कहने लगे जनाब ये लकड़ी जो है यहाँ पे दरख्तों से ये महकमा जंगलात वाले कुछ दरख्तों को अपनी उनकी कोई प्रोसेस है जिसके तहत वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि किस दरख्त को हमने रखना है और किसको काटना है। और उनका वो ठेका देते हैं, वो पर्टिकुलर ठेकेदार होता है, ऑक्शन होता है वो काट ये जो ठेकेदार वग़ैरह ज़्यादा काट लेते हैं, उनको वो छापा मार के पकड़ते हैं और फिर बाद में उनको फिर जो पकड़े जाते हैं, उनको फिर ऑक्शन करके गवर्नमेंट अब इसके अंदर आपको पता है नीचे से ऊपर तक सब लोग मिले हुए होते हैं और वो ख़ास तौर पे देयार की लकड़ी या वो जो फर्नीचर में इस्तेमाल होती है, इस तरह की जो महँगी लकड़ियाँ हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आते लकड़ियों की किस्मों का भी मुझे इतना नहीं पता है। लेकिन जितनी महँगी लकड़ी है जो कश्मीर से यहाँ पे आके जिसके फर्नीचर बनते हैं या दरवाज़े बनते हैं, वो सब उसके लालच के अंदर वही बात मैंने कही ना कि कल तो आएगी नहीं ना। घर बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? डिफेंस कराची में। घर बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? बैरियर टाउन के अंदर। लकड़ी उनके लिए कहाँ से आ रही है? कश्मीर से, नॉर्दर्न एरिया से। क्योंकि यहाँ तो कोई दरख्त है ही नहीं जिसको बोले तो क्या हो रहा है कि वहाँ जो दरख्त हैं, उसके नतीजे ये हुआ कि जब आपने दरख्त काटे, आपके यहाँ ज़ाहिर है कि सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आपके सैलाब आने शुरू हो जाएँगे, आपकी बर्बादियाँ होनी शुरू हो जाएँगी, वो सब चीज़ें। तो ये एक डेफिनिशन है 1987 में एक रिपोर्ट लिखी गई थी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ये बर्टलैंड रिपोर्ट कहलाती है। इसमें उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि ह्यूमैनिटी हैज़ द एबिलिटी टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्यों? टू इंश्योर दैट इट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन। अभी पहले मैंने आपको उर्दू में यही बात बताई थी ना कि भाई आपके पास जो अल्लाह ने रिसोर्स दिए हैं, उनको आप इस तरीके से इस्तेमाल किए कि आने वाली नस्लों के पास कुछ बाकी हो। मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं। लकड़ी की मिसाल दी है और नेचुरल गैस की मिसाल दी है। कि 2006 तक हम सरप्लस थे। पाकिस्तान की जो नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट थी, उससे ज़्यादा था हमारे पास। लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने के लिए हमने पाइप गैस के ऊपर हर एमएनए, हर एमपीए की ख्वाहिश ये होती कि अपने इलाके गाँव में वो गैस लगवा दे, ताकि अगले इलेक्शन में गए मैंने तो ये सोचे समझे बगैर के घरों में जो गैस चल रही है नंबर 1 सबसे ज़्यादा सब्सिडाइज़्ड गैस वो यानी जो गैस का टैरिफ है, कभी जाके सर्च कर लीजिएगा आप, गैस टैरिफ नेट पे अवेलेबल होता है। ₹320 पर एमएमबी बीटीयू या जो भी है एमएमसी जो है उसका जो आपका घर का मैं घर में रहता हूँ, मेरे सर्दियों के अंदर जब गीज़र चल रहा होता है तो मेरा बिल ₹2500-2600 आता है। नॉर्मल हालात में मैं ₹300 320 330 340 ये मैं गैस का बिल देता हूँ। सिवाय खाना पकने के और गैस का कोई यूज़ नहीं है ना मेरे घर। कुछ लोगों ने जो क्या किया कि अपने घरों में जनरेटर गैस के लगा लिए। तो अब उसका प्रेशर क्या हुआ कि आप चोरी से आपने जनरेटर लगा लिया है, उसका टैरिफ अलग है फिर आप
से बिजली पैदा करें। लेकिन पाकिस्तानी दूसरे काम करते हैं ना, घर के अंदर आपने लगा लिया, और अगर चाहे सुई गैस वाले उनको पता चल जाए ना, एक घर का मीटर जो है गर्मियों के अंदर अगर उसका 3000 रुपए का बिल आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो गैस का जनरेटर चला रहा है, उसके ऊपर आके पकड़े। लेकिन यहाँ पे अपना कोई काम जो है करने के लिए तैयार नहीं होता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की या सस्टेनेबिलिटी की जो डेफिनेशन है, वो बुनियादी बात है कि आज जो खुदा ने तुम्हें दिया है उसको इस तरह इस्तेमाल करो कि कल की जो तुम्हारी आने वाली नस्लें हैं उनके पास कुछ मौजूद हो, कुछ चीज हो। ये ना हो कि जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि 2006 में जिस चीज में हम सरप्लस थे, आज 15 साल के बाद आपको जो गैस इंपोर्ट करनी पड़ रही है, अगर मैं आपको उसका इंपोर्ट बिल इन टर्म्स ऑफ डॉलर बताऊं तो आपकी हैरानगी आपको होगी। आप 1.5-2 बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं गैस की इंपोर्ट। ये सोचिए कि अगर ये चीज आपको आपने बचा के रखी होती, आप उसको यूज कर रहे होते बजाय सीएनजी में के आपको याद होगा, इतनी आपकी उम्र नहीं है, आप भी बच्चे नहीं हैं, आपने खुद देखा होगा कि एक वक्त कराची शहर के अंदर कितने सीएनजी स्टेशन हो गए थे, पंजाब में कितने सीएनजी स्टेशन हो गए थे, कितनी गाड़ियां जगह जगह लगे होते थे, सीएनजी किट लगवा लो, सीएनजी किट लगवा लो। आपने अपनी आंखों से इश्तहार लगे हुए थे। आज की मैं खबर पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया ने लॉ पास कर दिया और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। उन्होंने कह दिया कि भाई उबर में, वहाँ उबर ज़्यादा पॉपुलर है ना, हमारे यहाँ तो करीम और उबर दोनों है, वहाँ पे उबर है। उबर और एक उनकी कुछ सर्विस है ट्रांसपोर्ट में जो इस्तेमाल होती है, शॉर्ट हॉलिंग के लिए ना, जैसे हमारे यहाँ शेज़ोर गाड़ियाँ नहीं होती है ना, इस तरह की गाड़ियाँ। उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपने उबर चलानी है ना, तो आप फॉसिल फ्यूल की गाड़ी में, पेट्रोल या डीजल की गाड़ी में नहीं चला सकते। उबर में जो गाड़ी रजिस्टर होगी, वो ईवी होगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अब मुझे बताइए कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि एक गाड़ी जो पेट्रोल पे चल रही है वो कितना पॉल्यूशन का लोड कर रही है। आगे आपको दिखाऊंगा कि बस का लोड क्या होता है और क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे दुनिया क्यों जा रही है। अच्छा भाई, अब ये मेरा जूम का टाइम खत्म हो रहा है, मुझे 2-3 मिनट दो कि ये वीडियो ये सेव हो जाए, तो मैं वापस आ रहा हूँ। कहीं भागना मत, ब्रेक मैं तुम्हें दूंगा 8:30 ठीक बजे है से सर। पहले टाइम पूरा हो गया तो नमाज का ठीक है ब्रेक सर। 20 मिनट का होगा। ठीक है, ये खत्म ठीक हो है रहा है सर, जूम का ठीक टाइम। है सर, ओके ठीक है। सर, ओके 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 ओके।